दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आशा है कि जितने अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं वह मुख्य परीक्षाओं की इन तैयारियों में गहराई से लगे हुए होंगे। और मुख्य परीक्षा की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा होता है उत्तर लेखन की शैली का अभ्यास। जितना अधिक आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कला, आपकी जो लेखन शैली है वो परिष्कृत होगी और आप बेहतर अंक पाने में सफल होंगे। जानकारी प्राप्त कर लेना ये मुख्य परीक्षा का हिस्सा नहीं होता। जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा ही पर्याप्त होती है। वहाँ तक आप एक अच्छे खासे पाठ्यक्रम का परिचय प्राप्त कर चुके होते हैं, बहुत कुछ जान चुके होते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण करके उसे व्याख्यात्मक रूप में परोसना, लिखना, ये एक चुनौतीपूर्ण विषय होता है, एक तरीका होता है और ये सबको नहीं आता। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले महारथी बहुत सारे होते हैं और ऐसा नहीं कि उनके अंदर जानकारी का अभाव होता है। वो अच्छे खासे जानकार होते हैं, उन्होंने पढ़ा है तभी उन्होंने उत्तीर्ण किया है, लेकिन मुख्य परीक्षा में सभी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने आंसर राइटिंग पर पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था। ये बहुत अहम हिस्सा होता है। ऐसे सुनने में लगता है कि लिख कर क्या होगा, जो चीज़ हम जानते हैं उसको डायरेक्ट जाकर परीक्षा हाल में लिखेंगे, लेकिन जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो आपको नए नए तरीके पता लगते हैं, नई नई जो लेखन शैलियाँ हैं उनका ज्ञान होता है, बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। और अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज से ये अभ्यास की श्रृंखला आरंभ हो रही है। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज़ है और आज है डे 1। तो डे 1 है, इसलिए थोड़ी सी रूपरेखा और भूमिका बांधी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से पहले ही निबंध की श्रृंखला आरंभ की जा चुकी है। उद्देश्य यही है कि अधिकतम अंकों को प्राप्त करने में आपकी जितनी सहायता हो सके वो इस चैनल के माध्यम से की जाए। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ फ़ोन कीजिएगा तो जितनी भी सूचनाएं आप चाहते हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और इतने प्रकार के प्रोग्राम यहाँ चलते हैं, आप इनमें से किसी का भी लाभ ले सकते हैं। और ये जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है तो भैया इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं या जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आपके साथ फ्री में साझा किया जाता है। अभी जो पिछली यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई है 2020 वाली, उससे पहले बहुत सारी जो पिक्स हैं वो आपके साथ शेयर की गई थी बहुत भारी मात्रा में, और उससे अच्छे खासे प्रश्न भी बने हैं। तो यहाँ आप लाभान्वित ही होंगे, फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ जो प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, उनके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि एक शब्द सीमा होती है। ऐसा नहीं होता कि आप मनमाना लिखेंगे, जितना शब्द सीमा है उसके अंदर आपको लिखना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बैठकर वहाँ परीक्षा हाल में जो आपको जितना भी समय मिला हुआ है लिखने का, उसमें आप शब्दों को गिनने लगिए। ये संभव भी नहीं है। एक अंदाजा आपको लगना चाहिए, और अंदाजा तभी लगेगा जब आप लिखेंगे। लिखने से आपको अंदाजा लगेगा कि अच्छा इतने शब्दों को हम इतने दूर तक लिख सकते हैं। लोग पूछते हैं कि अच्छा कितने पेज में कितने शब्द अँट सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है थोड़ा बेवकूफ़ी भरा हुआ है, इसलिए क्योंकि सबके लिखने का जो अंदाज होता है वो अलग अलग होता है। राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, कुछ लोगों की सघन होती है, कुछ लोगों की विरल होती है। तो ऐसे में ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि एक पेज में कितने शब्द आ जाएंगे, किस आदमी के कितने आएंगे, कोई नहीं जानता। तो आपको खुद लिखकर एक बार देखना होगा कि 125 शब्द के आसपास। अब ऐसा नहीं कि एकदम गिनकर 125, 126 हो गया तो नंबर कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन आप बहुत बड़ा अगर दुगना चौगुना लिख देते हैं तो उस पर भी नंबर मिलने की संभावना बहुत जीरो हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास की श्रृंखला है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ प्रश्न आपको दिख रहा है ताकि सुविधा हो समझने में। पहला प्रश्न जो है इसमें कहा जा रहा है कि 1907 में जो कांग्रेस का सूरत विभाजन था, सूरत में अधिवेशन हुआ था और वहाँ नरमपंथी और गरमपंथी इनके जो 2 गुट हैं, मतलब 2 हिस्से हैं, वो हो गए थे। नरमपंथी विचारधारा वाले अलग हो गए और गरमपंथी जो थे वो कांग्रेस से बाहर चले गए। बाद में इनका एकीकरण भी होता है, लेकिन ये 1907 की बात की जा रही है। और यहाँ आप इसे लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि जो उदारवादी थे और अतिवादी थे, यानी वही नरम दल और गरम दल, इनके मध्य उपस्थित मतभेदों का परिणाम यह कांग्रेस का सूरत विभाजन नहीं था। मतलब ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ समझने का इसे प्रयास कीजिएगा। ये कहा गया है कि 1907 में जो कांग्रेस का सूरत विभाजन था वो केवल इन दोनों के बीच का मतभेद नहीं था, बल्कि ये अंग्रेज़ों की एक रणनीति थी, मतलब अंग्रेज़ों की सोची समझी साजिश थी। जैसे आप देखते हैं बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन क्या था? वो अंग्रेज़ों की साजिश ही तो थी। मतलब लॉर्ड कर्जन के माध्यम से अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन करवाया, तो वो ताकत तोड़ना चाहते थे और देश में सांप्रदायिक फूट डालना चाहते थे, और बंगाल उनके सामने राह का रोड़ा बना हुआ था। तो उसको उन्होंने सबसे पहले तोड़ा, और एक बार तोड़ दिया तो फिर बाद में कहने के लिए उसका विभाजन रद्द किया गया, लेकिन वो रद्द हो नहीं पाया। जो वहाँ से दरार बनी वो दरार चौड़ी होती गई और अंत में पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। फिलहाल यहाँ जो प्रश्न है इसकी चर्चा हमें करनी है, और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए और अंकों का ध्यान रखते हुए 10 अंक का ये प्रश्न है, इसको आपको लिखना है। तो लिखा कैसे जा सकता है?
आप भी सोचिएगा और यहाँ जो व्याख्या है उसको भी सुनते रहिए। देखिए, यहाँ ये लिखा जा सकता है कि 1907 का जो सूरत विभाजन था उसकी पृष्ठभूमि, हम देखते हैं ना कि कोई भी घटना घटी है तो उसका बैकग्राउंड कहाँ पर है, उसकी पृष्ठभूमि कहाँ पर है। तो उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो बंग भंग आंदोलन से ही बननी शुरू हो गई थी। जो बंगाल का विभाजन हुआ था वहीं से इसका बैकग्राउंड तैयार होने लगा था। लेकिन तात्कालिक कारण यहाँ पर कुछ होता है। जैसे 1857 की क्रांति के बारे में आप पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पहले से ही असंतोष बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के मन में था। मतलब लॉर्ड डलहौजी की जो दमनकारी नीतियाँ थीं, फूट डालो राज करो और तरह तरह का हड़पने वाला सिद्धांत, उससे लोग अच्छे खासे नाराज़ थे। और एकाएक जो चर्बी लगे कारतूसों वाला मामला था उससे इनका गुस्सा भड़क उठता है और सैनिक पहले विद्रोह करते हैं और सैनिकों का साथ और लोग भी देते हैं। इस प्रकार से क्रांति की ज्वाला भड़कती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि अतिवादी यानी जो यहाँ गर्मपंथी हैं वो ये चाहते थे कि कांग्रेस का यह अधिवेशन नागपुर में हो। मतलब स्थान को लेकर यहाँ झगड़ा चल रहा था। तो जो अतिवादी थे उनका ये मानना था कि ये जो अधिवेशन है ये कहाँ पर हो, ये नागपुर में हो। ये गर्मपंथियों का मानना था। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने, क्योंकि वो अपने लीडर को वहाँ पर रखना चाहते थे, सामने रखना चाहते थे। ये एक बात थी। और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये दोनों, और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए, इनकी अपनी मांग थी और उसको लेकर ही अड़े हुए थे। जबकि जो उदारवादी थे ये तो इनकी डिमांड हो गई, लेकिन जो उदारवादी थे वो क्या कर रहे थे? तो उदारवादियों ने अधिवेशन को सूरत में आयोजित करने का फैसला ले लिया था और उन्हीं का फैसला यहाँ पर काम करता है और इसीलिए फूट पड़ती है। तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि सूरत में होगा अधिवेशन और रास बिहारी घोष जो कि उनकी तरफ से थे, उनके लीडर थे, वो यहाँ पर बनेंगे प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। तो इस प्रकार का यहाँ खींचतान जो मतभेद है वो चलता है एक ही पार्टी के बीच में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जो उदारवादी थे उन्होंने ये कहा कि स्वदेशी और बहिष्कार इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की जाए। मतलब जितना हो सके उसको वापस लेने पर बल दिया जाए, ये इनका कहना था। और दोनों ही पक्षों ने अपना अड़ियल रुख अपनाया, मतलब दोनों अड़े रहे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब घर में झगड़ा स्टार्ट होता है, माता पिता के ही कई बच्चे रहते हैं, भाई भाई में झगड़ा स्टार्ट होता है, तो उसके बाद या तो सुलह हो जाती है और नहीं तो अगर दोनों अड़े रह जाते हैं तो बंटवारा होता है। और वही बंटवारा यहाँ पर होता है। और इसके बाद ये हुआ कि किसी भी समझौते की संभावना को नकारते हुए कांग्रेस के विभाजन को सुनिश्चित कर दिया गया। अब ये लगने लगा कि कांग्रेस में ये जो दोनों धड़े हैं ये एक साथ नहीं रह सकते। किंतु यह विभाजन महज इन दोनों पक्षों के मध्य विवादों का परिणाम नहीं था। मतलब इतना तो हमने एक पृष्ठभूमि के तौर पे रखा कि अच्छा तत्कालिक कारण ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। इसके पीछे क्या था? तो इसके पीछे सरकार की सोची समझी रणनीति थी। जो अंग्रेज थे वो सोच समझकर यहाँ पर अपना काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके बारे में कहा जा रहा है। और आप कह सकते हैं कि जो सरकार थी, मतलब आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस के निर्माता अंग्रेज ही थे, लेकिन अंग्रेजों ने कांग्रेस को इस वजह से बनाया था कि एक बड़ा जो उच्च वर्ग है, जो कि पढ़ा लिखा और संभ्रांत वर्ग है, वो कांग्रेस के दायरे में आकर सरकार की गुलामी करने लगेगा, सरकार के अधीन हो जाएगा और वो आवाज़ उठाना बंद कर देगा। क्योंकि ये जो पढ़े लिखे संभ्रांत लोग थे, जो कि क्रीमी लेयर में आते थे या जानकारी रखते थे, जागरूक थे, यही और लोगों को भी जगाने का काम करते थे। तो यहाँ सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया कि मतलब लगे कि एक देशज लोगों की पार्टी भी स्थापित हो गई है और इसके माध्यम से जितने पढ़े लिखे और जितने संभ्रांत हैं उनको अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये कांग्रेस बाद में इन्हीं की कब्र खोदने लगती है। तो ये स्थितियाँ हैं। फिलहाल यहाँ पर ये सरकार की सोची समझी रणनीति थी और सरकार ने कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों से ही, जो शुरुआती दौर था, वहीं से उदारवादियों के साथ जो सहयोग वाला रुख है, मतलब वहाँ से सपोर्ट वाला जो रवैया है, वो अपनाना शुरू कर दिया था। क्यों ऐसा कर रही थी? क्योंकि उदारवादी जो थे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर काम करना चाहते थे। मतलब उन्हें स्वराज जैसी चीज़ तो चाहिए थी या अपना जो होम रूल वाला सिद्धांत है वो चाहिए था, लेकिन वो आज़ादी नहीं चाहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो ये चाहें कि अंग्रेज़ बाहर चले जाएं। और यहीं पर दोनों के बीच में गहरा मतभेद था। जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाए बिना और बल का इस्तेमाल किए बिना काम जो है वो सीधा निकल नहीं सकता। ये स्थितियाँ हैं। और उसके बाद क्या होता है, बाद के जो वर्ष हैं, शुरुआत में तो ये होता है कि उदारवादियों को ये अपने फेवर में कर लेते हैं, लेकिन बाद के वर्षों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है उनका उभार होता है, उनका उन्नयन होता है। और इसके बाद कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह भंग हो जाता है। सरकार को ये मालूम हो जाता है कि कांग्रेस जो है उनके हिसाब से नहीं चलने वाली। अब क्या होता है, तो इसके बाद उन्होंने अवरोध, सांत्वना और दमन, ये त्रिचरणीय नीति का यहाँ पर जो अनुसरण है वो किया। मतलब पहले तो अवरोध लगाइए, बाधा उत्पन्न करिए, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद सांत्वना दीजिए और अंत में अगर नहीं माने तो दमन कर दीजिए, कुचल दीजिए। ये अंतिम हथकंडा था, उसको ये लोग अंतिम हथियार के तौर पे, ब्रह्मास्त्र के तौर पे बचा के रखना चाहते थे।
तो अंग्रेज बड़े चालाक थे और उन्हीं की चालाकी का नतीजा है कि भारत जो है वो इस समय अपने कुछ ज़मीनी हिस्सों को खो चुका है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, इसमें इतना आप विस्तार से लिख सकते हैं। उसके बाद ये डाल सकते हैं कि अपनी रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने के लिए अतिवादियों के साधारण दमन की नीति को अपनाया, और दूसरा चरण जो था मतलब त्रिचरणीय नीति इन्होंने अपनाई थी। तो जो इसमें पहला चरण था उसमें ये क्या करते हैं, उसमें ये क्या करते हैं कि उदारवादी डर जाएं, मतलब इस तरह का काम करते हैं कि उदारवादी जो है वो डर जाएं और पीछे हट जाएं अपने आप। उसके बाद ये दमनकारी नीतियों का पालन करते हैं। उसके बाद द्वितीय चरण में ये फिर उनकी मांगों के साथ सहमति जताते हैं। तो यहाँ ये उल्टा काम करते हैं। असल में जब दमनकारी नीतियाँ बनाई गई थी तो उस समय ये कहा गया था कि ये जो त्रिचरणीय प्रोसेस है इसमें दमन वाला अंत में रखा जाएगा। लेकिन जब सरकार ये देखती है कि यहाँ ये लोग कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, काबू से बाहर हो रहे हैं, तो वो दमन वाला हिस्सा पहले ले आती है। मतलब पहले कुचलिए, कुचल कर दबाइए, और उसके बाद जब ये डर जाएं तो उसके बाद इनके साथ कुछ सहमति जताइए और अंत में इन्हें अपने साथ मिला लीजिए। तो ये काम ये करते हैं। और अंत में ये हुआ कि इस प्रकार से उदारवादियों को अपने पक्ष में करने और उन्हें अतिवादियों के खिलाफ करने में सरकार जो है वो कामयाब हो जाती है। अपनी जो त्रिचरणीय नीतियां हैं उनका पालन करके वो सफल रहती है और यहीं से कांग्रेस का जो विभाजन है वो पक्का हो जाता है। अब यहाँ एक और बात है कि दुर्भाग्यवश उसी दौर में जब पूरे राष्ट्र को अपने सभी राष्ट्रवादियों के समन्वित प्रयासों की जरूरत थी तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। मतलब जब आवश्यकता थी कि कांग्रेस एकजुट होकर, एकाकार होकर प्रयास करे, तो उस समय इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट होता है और ये अलग हो जाते हैं और ब्रिटिश नीति के शिकार होकर ये अलग अलग हो जाते हैं। तो सूरत विभाजन हमारे सामने आता है। मतलब यहाँ से हम जानते हैं, तारीख के तौर पे हमने रटा है कि 1905 में बंगाल विभाजित होता है, 1906 में जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना होती है और 1907 में ये गर्मपंथी और नरमपंथी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। ये स्थितियाँ हैं। और बाद में क्या होता है, अपना मंतव्य पूरा करने के लिए सरकार ने उदारवादियों की घोर उपेक्षा भी की थी। मतलब इन्हें सिर पर बैठाया, उसके बाद नीचे उतार दिया। और अब ये कहना उचित प्रतीत हो सकता है कि सूरत विभाजन जो था ये अप्रत्यक्ष रूप से, सामने से नहीं, पीछे से ब्रिटिश सरकार की जो रणनीतियाँ थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उसी का हिस्सा था। तो अंग्रेज इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो कांग्रेस को ऐसे खुला छोड़ दें। उसको वो समय समय पर अपने बंधन में बांधने का प्रयास करते थे और उसमें उनका हथकंडा बनते थे उदारवादी। तो यहाँ उनका पीछे से षड्यंत्र चल रहा था। ये चीज़ आपको लिखनी है। अब लिखेंगे आप अपने शब्दों में, इसीलिए यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है। ये आपके विचारों का आईना है। इसमें आप अपने शब्दों में लिखिएगा। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो इसकी व्याख्या में आ सकती हैं। प्रश्न आप यहाँ दोनों ही भाषाओं में देख रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा जा सकता है अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। इसमें ये कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में महायान के उदय की परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, आप जानते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बाद में उन्हें विरक्ति होती है और अंत में वो अपने पत्नी और पुत्र और अपने पूरे राजपाट भरे पूरे परिवार को छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं 29 वर्ष की आयु में, और उसके बाद जाकर तपस्या करते हैं और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो बुद्ध कहलाते हैं। जब बुद्ध यहाँ ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म का अपना वहाँ से शुरुआत करते हैं। मतलब सारनाथ में आकर पहला उपदेश देते हैं और उसके बाद वहीं से नींव पड़ती है। ये चीज़ें हैं। लेकिन बाद में ये होता है कि बौद्ध धर्म में भी मतभेद शुरू हो जाते हैं। कोई भी धर्म शुरुआत में संगठित होता है, कोई भी धर्म हो, बौद्ध ही नहीं, जितने धर्म है, सनातन हो या जैन धर्म को ही आप देख लीजिए, शुरुआत में इसमें संगठन होता है, एकाकार स्वरूप होता है, लेकिन बाद में इसमें मतभेद सामने आते हैं, नई नई विचारधाराएं, नए नए पंथ उभरने लगते हैं। तो यहाँ महायान और हीनयान में इसका विभाजन हो जाता है, ये आप जानते हैं। उसके अलावा बाद में एक तांत्रिक शाखा निकल आती है, वज्रयान, और बहुत सारे पंथ और जो संप्रदाय हैं वो पैदा होने लगते हैं। यही हाल जैन धर्म का भी होता है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द राइज ऑफ महायान इन बुद्धिज्म। मतलब महायान संप्रदाय जो है उसके राइज का यहाँ पे जो परिस्थितियाँ थी, सर्कमस्टेंस थे, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। और कितने शब्दों में? तो 125 शब्दों में, और नंबर होने चाहिए 10, मतलब 10 नंबर का पूर्णांक होना चाहिए। तो पूरा नंबर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन अधिकतम आप यहाँ प्राप्त कर सकें तो उसके लिए क्या लिखना होगा, ये आइए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हम ये लिख सकते हैं महायान वाले में कि बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, गौतम बुद्ध जब तक जीवित रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो उनकी शिक्षाएं जो वो कह के गए थे, जो टीचिंग्स उन्होंने दी थी, उसको लेकर आपस में मतभेद शुरू हो जाता है। उनके जो चेले हैं, मतलब भिक्षुक, उनमें वाद विवाद आरंभ हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो 4 बार हुई हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उस समय कनिष्क का वहाँ पे शासनकाल था। कुषाण वंशीय शासक था कनिष्क, उसका वहाँ पे शासनकाल था। तो जो चौथी बौद्ध संगीति होती है उसमें बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से, देखिए बौद्ध धर्म में मतभेद तो पहले से ही चल रहा था, बीच में दरार आ गई थी, लेकिन अभी बंटवारा एकदम से घोषित तौर पर नहीं हुआ था।
लेकिन जब ये चौथी वाली बौद्ध संगीति होती है, फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा? तो आप नाम जानते हैं, हीनयान और महायान। अब मौर्योत्तर काल का जो समय है उसमें बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय के उदय के लिए 2 कारक जिम्मेदार माने जाते हैं, मतलब 2 कारण हैं। यहाँ कोई भी चीज़ अगर निकलती है, सामने आती है, तो उसके पीछे रीज़न होता है। पहला जो इसमें कारण हो सकता है वो ये है कि इस काल में व्यापारियों और शिल्पियों के कार्यकलापों में वृद्धि हुई। मतलब व्यापारियों का जो दौर था वो इस समय शुरू होता है और शिल्पकारों के लिए भी अच्छा ये स्वर्ण काल माना जाता है, तो इनका जो क्रियाविधि है वो बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि मध्य एशिया के जो शासक हैं वो बौद्ध धर्म को अपने यहाँ आश्रय देने लगते हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कारक बनती हैं। और व्यापारियों और शिल्पियों के द्वारा जो अनुदान किया जाता है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने उद्यम के बूते ये बहुत जल्दी संपन्न बन जाते हैं, धन कमा लेते हैं और इस योग्य बन जाते हैं कि ये अनुदान दें। पहले के समय में क्या होता था कि बौद्ध धर्म को राजा महाराजा जो है वो अनुदान दिया करते थे, गुफाएं बनवा कर देते थे, चैत्य देते थे, बिहार देते थे, इस प्रकार की चीज़ें देते थे। लेकिन अब ये जो व्यापारी और शिल्पी हैं इनके पास पर्याप्त मात्रा में अर्थ यानी धन मौजूद है, तो ये अनुदान देते हैं। और ये अनुदान जो देते हैं उसके परिणाम स्वरूप बौद्ध विहार धन के भंडार बन जाते हैं। मतलब कितना पैसा आप लीजिएगा, बौद्ध भिक्षुओं की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत सीमित हैं, बहुत नाम मात्र की हैं। जो बुद्ध ने उनको जीवन शैली बता रखी है वो भोग विलास का तरीका नहीं है। तो आपको जो पैसा मिल रहा है उसका आप एक हद तक खर्चा करेंगे अपनी दैनिक जरूरतों में, लेकिन उसके बाद वो संचय ही तो होगा, और धन संचय ही निषेध माना जाता था पहले, ये चीज़ें। और जब पैसा इकट्ठा होने लगता है दोस्तों तो बुराई आती है। कोई भी आदमी अगर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है तो उसके अंदर व्यसन पैदा होते हैं। बहुत विरले ही ऐसे होते हैं जो धन के ढेर पर बैठकर भी सन्यासी बने रहते हैं। अब ऐसे इंसान खोजना मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं, मतलब महिलाओं का भी वहाँ प्रवेश हो चुका था, पहले ही हो चुका था, तो दोनों जो है वो पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। और एक कहावत है कि 99 का फेर, तो 99 का फेर ऐसा होता है कि आपके पास अगर 99 रुपया है तो आप एक और जोड़कर 100 बनाना चाहेंगे, और अगर 199 हो जाए आपके पास तो आप और एक जोड़कर 200 बनाना चाहेंगे। यानी जितना मिलेगा उतने में ही आप असंतुष्ट रहेंगे और चाहिए होगा आपको। तो यहाँ वही स्थिति इन लोगों के साथ भी होती है। यानी जो भिक्षुक और भिक्षुणियाँ हैं ये पैसे को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो मनी डिपॉजिट है वो स्टार्ट हो जाता है। अब पैसा इकट्ठा होता है, पैसा इनके पास रहता है, तो ये मांस खाने लगते हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, अनुशासन में इनकी ढिलाई आ जाती है। अनुशासन जो है वो एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा होता है और वो भोग विलास का दुश्मन होता है। मतलब या तो भोग विलास रहेगा, आप आराम ही कर लीजिए, और नहीं तो अनुशासित ही रह लीजिए। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। जैसे आपको पढ़ना है तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप एकदम से डन पिलो के गद्दे पर सोकर एसी में बढ़िया हाथ पैर फैलाकर जो LCD टीवी है उसकी स्क्रीन पर आंख गड़ाकर नहीं पढ़ सकते। आपको उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा या जब भी अपनी नींद खराब करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है। अनुशासन जो है वो भोग विलास से दूर भागता है, और इसलिए जब इनके पास इतनी आराम तलब वाली चीज़ें आ गई, मतलब आराम करने वाली चीज़ें आ गई, तो ये एकदम से आलसी बन गए। और कुछ जो भिक्षु हैं वो संघ छोड़कर गृहस्थ बन गए। उन्हें लगा कि ये तो बेकार चीज़ है, काहे को हम अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, मतलब हम क्यों ये बुद्ध में लगे हुए हैं। चले अपना घर बार बसाएं, एक स्त्री अपने जिम्मे कर लें, मतलब विवाह कर लें, और उसके बाद आराम से रहें लड़के बच्चों के साथ, ये चीज़ें। और इस प्रकार से गृहस्थ जीवन जब वो जीने लगते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं होता। देखिए, बौद्ध भिक्षु जो है वो एकदम से विलासी नहीं बन जाते। हाँ, उनके अंदर कुछ दुर्गुण आने लगते हैं। जो बुद्ध की सिखाई हुई अनुशासित दिनचर्या थी उसमें ढिलाई आ जाती है। वो एकदम से कठोर नियमों में नहीं रहना चाहते। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में वो एक गृहस्थ की तरह से जीवन बिताते हैं और उस गृहस्थ जीवन में बुद्ध के सिखाए आदर्शों पर चलते हैं। यानी गृहस्थी में रहते हुए बुद्ध की बताई जितनी शिक्षाएं हैं उनको यथासंभव अमल करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों का जो पक्ष है वो भी बढ़ने लगता है, मतलब इनका भी जो दायरा है वो विस्तृत होने लगता है। और ये कारण था महायान शाखा के उदय का। महायान में उदारवादिता है, आधुनिकता है, नए विचार हैं, उसमें इतनी रूढ़िवादी परंपराएं नहीं है जो कि चुभने लगें, कठोर लगें। उसकी तुलना में जो हीनयान है वो एकदम परंपरावादी है। बुद्ध जो शब्द कह गए हैं उस लकीर से 1 इंच भी इधर उधर नहीं होंगे, ऐसा। अब यहाँ पर विदेशी शासकों के बारे में अगर कहा जाए तो बौद्ध धर्म में इन्होंने भी रुचि दिखाई थी, मतलब ये भी इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं और बौद्ध धर्म के नियमों को अपने हिसाब से बनाने का काम ये करते रहते हैं। मतलब रुचि इन्हें लगती है कि अच्छा, बौद्ध धर्म एक आकर्षक चीज़ है, इसको हम भी अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसके नियमों में ढलते नहीं हैं, बल्कि उसके नियमों को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं ताकि भारत में अपनी प्रतिष्ठा को आसानी से स्थापित कर सके। बात यह है कि बौद्ध धर्म मूल रूप से भारत की देन है। भारत ने ही बुद्ध को दिया और बुद्ध ने बौद्ध धर्म को दिया, ये दुनिया मानती है।
तो अगर आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, मतलब विदेश से आप आए, विदेश से आपका आगमन हुआ और भारत में जब आप प्रवेश किए तो आपको बौद्ध धर्म यानी बुद्ध में बहुत ज़्यादा रुचि जगी। अब आप चाहते हैं कि आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप बाहर से आकर यहाँ पर बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ के लोगों के मन में भी ये विचार बन सकता है कि अरे ये शासक तो हमारी ही संस्कृति को अपना रहा है, यानी ये हमारी ही तरह है, ये हमसे महान नहीं है, हमसे मजबूत नहीं है। तो इसलिए लोगों में अपना दबदबा कायम करने के लिए ये धर्म को ही अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने लगते हैं, और ये हर शासक करता है अपने हिसाब से। तो ये काम ये करते हैं, और ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म में कुछ नए नए सिद्धांत, नई नई नीतियाँ, जो नए तौर तरीके हैं वो पैदा होने लगते हैं। और यहाँ पर बुद्ध की जो मूर्ति पूजा है वो आरंभ हो जाती है, मतलब बुद्ध की मूर्तियाँ बनाकर पूजा करने लगते हैं। ये महायान का सबसे जो मुख्य लक्षण है वो दिखाई देता है, मतलब मूर्ति पूजा के ये एकदम से पक्के अनुयायी माने जाते हैं। और इसके साथ साथ स्थापत्य कला जैसे कि स्तूप, विहार, मंदिर आदि को भी प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जिन स्थापत्यों को हम देखते हैं वो इन्हीं शासकों की प्रोत्साहन की देन है। तो इस प्रकार से ये महायान शाखा पैदा होती है। इसके पीछे जो कारण थे वो आपको बताने थे, कारण आपने यहाँ बताए और उसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। वैसे तो 2 ही कारण वहाँ ऊपर कहे गए थे, एक तो शिल्पकारों और जो व्यापारियों का दल था उनका उदय होता है, और बाहरी जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं। अब उसी को आपको फैलाकर लिखना है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में थोड़ा सा मुद्दा बदल दिया गया है। अभी तक हम इतिहास की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर यह पूछा गया है कि संविधान क्या है, मतलब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफली एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर संविधान की जो विशेषताएं हैं, और वो भी कैसी, जो सबसे ब्रीफ वाली हैं, संक्षिप्त और मुख्य वाली हैं, उसकी व्याख्या हमें करनी है। असल में 50 शब्द का यहाँ आपको लिखना है, यहाँ 125 शब्द नहीं है, तो 50 शब्द में आप कितना लिख लीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर ब्रीफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि मतलब आप संक्षेप में जितने मेन पॉइंट हैं उनको यहाँ पर दिखा दीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है। शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फैलाकर आप लिखेंगे तो एक तो समय कम पड़ जाएगा और नंबर उतना ही मिलेगा जितना उस पर निर्धारित किया गया है। अब यहाँ 6 नंबर है, पीछे 10 नंबर था। तो यहाँ पूछा गया था कि संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है। ये मौलिक कानून है पहली चीज, और यह सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। ये इसकी सबसे अहम विशेषता होती है। संविधान क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो गवर्नमेंट होती है उसके डिफरेंट टाइप की जो बॉडीज होती हैं, अंग होते हैं, उनकी रूपरेखा तय करता है, और उनका जो मुख्य कार्य है, उनका जो मेन वर्क है, उसको ये निर्धारित करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच में भी संबंध स्थापित करता है। नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत कराता है और उनके अधिकारों को इसमें सुरक्षित रखा जाता है। संविधान के द्वारा जो अधिकार प्राप्त है वो एक संरक्षित अधिकार है, मतलब नागरिक जो है वो उसका किसी भी हालत में उपभोग कर सकता है और सरकार उसे वो अधिकार देने के लिए विवश है। ये चीज़ें हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में आप जानते ही हैं, जग जाहिर बात है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है वो लागू होता है। यहाँ पर तारीख देख लीजिए 1950, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संविधान लागू होने की तारीख है 26 जनवरी। वैसे तो आज़ादी का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे गणतंत्र दिवस के तौर पर स्वीकार किया गया। और इसमें 395 अनुच्छेद, मतलब जब ये बना, जब शुरुआत में बना तब की बात की जा रही है। तो 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद थे शुरुआत में, 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूचियां थी इसमें शुरुआती दौर में, और 22 भाग थे। ये संविधान का मूल स्वरूप था जब ये बनकर सामने आया। और हमारे भारतीय संविधान में ये दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है, आप जानते हैं। बहुत सारे संविधानों, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग नेशंस के, उनसे हमने प्रेरणा ली है और उसके बाद इसे बनाया है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अगल बगल के पड़ोसियों से बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए आप देखते हैं कि संविधान में अलग अलग चीज़ों के जो स्रोत हैं वो भिन्न भिन्न देशों के संविधानों से लिए गए हैं। ये बातें हैं। तो मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। ये इसका जो पीछे वाला स्वरूप था वो था। और इसमें जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 वाला, उसके अधिकतर आर्टिकल्स, अधिकतर जो नियम कायदे थे, ढांचा था, वो इसमें शामिल किया गया था। ये आप कह सकते हैं कि उसी के खंडहर या उसी की नींव पर इसको रखा गया है, इसको तैयार किया गया है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो 465 अनुच्छेद, ये अनुच्छेद जो है इसमें संशोधन होता रहता है, वृद्धि होती रहती है, कमी अधिकाई होती रहती है। तो ये आप इसको मैनेज कर सकते हैं। 465 अनुच्छेद ये वर्तमान स्थिति है, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये इसकी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये इसका वर्तमान स्वरूप है और पीछे वाला आपने देख लिया। अब यहाँ पर विशेषताओं की बात करते हैं। ये तो आप एक प्रस्तावना रख रहे थे, ये विशेषता नहीं है, ये कोई विशेषता नहीं है कि इतने भाग हैं। इसके अंदर क्या है,
तो कठोरता और लचीलापन, देखिए जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कठोर भी है, कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कुछ मामलों में लचीला है। दूसरी इसकी विशेषता क्या हो सकती है? तो पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता ये हो सकती है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश का जो प्रावधान है वो करता है। मतलब ये किस प्रकार की स्थितियां पैदा करता है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, मतलब एक सेकुलर कंट्री की। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत में संघवाद जो है वो भी संविधान की ही देन। भारत का जो संघवाद है, इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फेडरलिज्म, जो भारत में है। उसकी अगर बात करें तो वो संविधान से ही आया है, वो कहीं बाहर से नहीं आया। इसके अलावा जो इसमें एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि सरकार का संसदीय स्वरूप, जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, वो संविधान की ही देन है, संविधान से ही प्रावधान उसका हुआ है। एकल नागरिकता जो है, सिटीजनशिप के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो सिंगल सिटीजनशिप है वो संविधान की ही देन है। ये आप जोड़ सकते हैं, निसंदेह जोड़ सकते हैं, बल्कि इसको पहले रखिएगा। इसके अलावा एकीकृत और स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, वह भी यहाँ संविधान की ही विशेषता है, संविधान की ही देन है, उसी के विशिष्टताओं में गिनी जाती है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो यहाँ पे डीपीएसपी की आप बात करते हैं, वो इसमें आता है। मतलब क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य को कुछ निर्देश दिए गए, मतलब मानना ना मानना वो राज्य की मर्जी है, मतलब इसे कर्तव्य बोध कराने के लिए इसमें शामिल किया गया है। और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग करने वाले सिद्धांत हैं। तो ये है नीति निदेशक तत्व, ये संविधान की देन है और ये संविधान की काफ़ी अच्छी विशेषताओं में गिने जाते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य तो है ही है, फंडामेंटल जो यहाँ पे राइट्स है, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार भी है, तो दोनों के बारे में कहा जा सकता है। इसके अलावा जो सार्वभौम मताधिकार है, और कैसा? तो वयस्क मताधिकार। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो है ही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट को भी आप जोड़ सकते हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट ये वाला जो सिस्टम है, और इमरजेंसी जो प्रोविज़न है, आपातकालीन जो प्रावधान है, वो भी इसी की विशेषता है, तो उनको भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे दैनिक जीवन में कोई अगर इससे संबंधित चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, तो उसको आप उदाहरण के तौर पर जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ शब्द सीमा सीमित थी, तो इसमें आप इन चीज़ों को लिस्ट बनाकर शामिल कर सकते हैं। ये आपका संविधान की कुछ मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा हो जाता है, और इसी में आपको जो 6 नंबर है उसमें से अधिकतम अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठोस लिखना है, बहुत ज़्यादा यहाँ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। यहाँ पर भूगोल का एक प्रश्न सामने है, विश्व भूगोल का है। इसमें ये पूछा गया है कि एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है या उसकी जो संकल्पना है, उसको हमें स्पष्ट करना है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है, और इसमें भी आपको 50 शब्दों में ही लिखना है, यानी बहुत ज़्यादा फैला कर नहीं, ठोस परिभाषा लिखनी है, और 6 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं। जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि किसने दिया और ये है क्या। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, जो यहाँ पे सिद्धांत है, उनको आधार बनाकर इसको दिया गया था। और 1967 में, यहाँ तारीख देख लीजिएगा, 1967 की जो तारीख है, इसमें मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सुझाव दिया था। यहाँ पर मैकेंजी और पार्कर जो हैं वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सुझाव देते हैं, लेकिन बाद में, ये 1967 की बात है, 1968 में जो मॉर्गन है वो आते हैं और उन्होंने इस सिद्धांत को रेखांकित किया था, मतलब बाकायदा एक्सप्लेन किया था, इसकी व्याख्या की थी। अब यहाँ आप इतनी तो इसके जो सिद्धांत देने वाले लोग हैं, इसकी पृष्ठभूमि है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के हिसाब से पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वह अलग अलग प्लेटों में विभाजित है, और ये प्लेटें एक दुर्बल परत के ऊपर तैर रही हैं। जो दुर्बल मंडल है उसके ऊपर ये तैर रही हैं, स्थिर नहीं है। और ये जो परत है, मतलब ये जो हिस्सा है, इसको एस्थेनोस्फीयर यानी मेंटल जो होता है, हमारी जो अर्थ है उसमें लेयर होती है, परत पाई जाती है। तो इसमें जो अंतिम बीच वाला हिस्सा होता है, उसके बाद ये मध्य भाग है और ऊपर का हिस्सा है, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर हम कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, मध्य भाग जो है वो मेंटल कहलाता है, उसके बाद जो एकदम केंद्रीय हिस्सा है वो कोर कहलाता है। तो यहाँ मेंटल की बात की जा रही है। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, उसका जो ऊपर का अपर लेयर होती है, उसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। तो उसके ऊपर ये तैर रही हैं, वो क्या है? वो दुर्बल मंडल है। और ये प्लेटें क्षैतिज रूप से कठोर इकाइयों के रूप में एस्थेनोस्फीयर पर संचलन करती हैं। ये चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है, उसमें जो टेक्टोनिक प्लेट है वो कहाँ पर तैर रही हैं? वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो विभाजन है महाद्वीपों की संरचनाओं में, बनने और बिगड़ने की घटना है वो देखी जाती है, या जो विभिन्न भूगर्भिक हलचलें हैं वो देखी जाती हैं। यहाँ संपीड़न और विरलन के जो सिद्धांत हैं वो काम करते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं, लेकिन उतना आपको फैलाना नहीं है, सिर्फ जो सिद्धांत है उसको लिखना है और किसने दिया था ये लिखना है। तो आइए इसमें
इतना देख लेते हैं। देखिए, जो संवहन धारा का सिद्धांत था और सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत था, ये पहले ही आ चुका था, मतलब ये पहले से ही दिया जा चुका था। यहाँ वेगनर की थ्योरी को आप देखते हैं और इन सिद्धांतों के द्वारा ये बता दिया गया था कि प्लेटें तो हैं, लेकिन प्लेटों की इतनी स्पष्ट व्याख्या जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में की गई थी वो यहाँ पर नहीं थी। स्पष्ट व्याख्या देने वाली ये थ्योरी है और इसीलिए इसका महत्व ज़्यादा है। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाज फार्मुलेटेड बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है उसको बेस बनाकर इसे दिया गया था और इसके अलावा जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है वो भी यहाँ पर बेस बनाई गई थी। और इसके अलावा आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना चाहें तो जो ओशियनिक डिफ्रैक्शन थ्योरी है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था और तीनों से प्रेरणा लेते हुए इसको सामने रखा गया। तो दोस्तों, आज की जो सीरीज़ थी, ये प्रश्न श्रृंखला थी, उसमें इतना ही। और ये डेली आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। रोज़ कुछ प्रश्नों के साथ ये श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत होगी और लिखने का तरीका आपको समझाया जाएगा, कैसे लिखना है, किस प्रश्न के उत्तर में कितनी और कैसे व्याख्या करनी है। लेकिन इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।